मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज बच्चे हम देखने वाले हैं, हम बात करेंगे जीके जीएस की बात करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन देखने वाले हैं। एसएससी जीडी में जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उस स्टैटिक के पोर्शन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी, साथ ही साथ आपको अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय किस पर लगाइए, मैथ और रीजनिंग पर। इसमें आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है, इसमें ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। चलिए तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत में, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है। क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो याद रखना अगर आपसे इनकी संख्या पूछ ले तो आपको याद रखना है 6 आंसर देना है। क्या आपको देना है? 6 आंसर देना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चे, याद रखना। अगर आपसे कहा जाए भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है तो आपका आंसर रहना चाहिए 6। अब अगर पूछ ले, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सी भारतीय शास्त्रीय भाषा नहीं है, तब आपको याद करना पड़ेगा। याद रखना तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बच्ची, एक और हमारे पास बच्ची कौन सी? तेलुगु। कौन सी? तेलुगु। तो कितनी हो गई हमारे? कुल मिलाकर के 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। तो याद रखना शास्त्रीय हमारी भाषाएं कितनी हैं? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ये हमारी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं? याद रखना 6 भाषाएं। अगर इनमें से ये भी क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषाएं कितनी, आपका आंसर आना चाहिए 6, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो आपको सब नाम याद करने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आपसे पूछे सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है। चौथा क्वेश्चन आपसे शास्त्रीय भाषा कौन सी, तो याद रखना अगर की बात करें ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है। ठीक है, सबसे अगर पुरानी आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे तमिल, और सबसे नई पूछी जाए तो याद रखना बच्चे, याद रखना सबसे नई हमारी कौन सी है? ये सबसे हमारी न्यू है, सबसे नई है। तो सबसे नई कौन सी हो जाएगी? उड़िया। याद रखना। तो एक बार हमारे शास्त्रीय भाषाएं कितनी, आप कहेंगे 6। मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, जिसमें तमिल सबसे पुरानी, सबसे नई उड़िया है। याद हो गया होगा आपको। तो उम्मीद है आपको शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, कौन कौन सी नाम आपको याद हो गए होंगे। एक बार आप फिर से बोलेंगे, आप कहेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 6 भाषाएं हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे भारत में कुछ क्लासिकल डांस भी होते हैं, यानी कि आपको पता है कुछ हमारे लोकल डांस होते हैं, कुछ हमारे क्लासिकल होते हैं। तो क्लासिकल डांस की संख्या से पूछी जाए तो बच्चे बताएंगे आप, इनकी संख्या 8 है। कितनी है इनकी संख्या कुल मिलाकर के? अगर संगीत नाटक जो संगीत अकेडमी है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने एक और जोड़ दिया है छौ के नाम से, तो उनके हिसाब से 9 है। बट आपको कितनी पढ़नी है याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको 8 ही देना है। अगर संगीत अकादमी के हिसाब से तो आप 6 कोष में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे पहले कौन कौन सी है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, उड़ीसी, कथक और सत्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा इनकी संख्या, आप संख्या बताएंगे। और पूछा जाता है इनमें से कौन सी हमारी, कौन सी ऐसी है जो क्लासिकल डांस नहीं, नाम याद होने चाहिए। चलिए नाम, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा डांस किस राज्य में होता है। कौन सा डांस, दो क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाएंगे, इनकी संख्या कितनी है, कौन सा डांस किस राज्य में होता है, सबसे पुराना क्या है, सबसे नया क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो संख्या याद रखना 8 है। सबसे अगर पूछा जाए इसमें सबसे पुराना क्या, सबसे नया क्या, याद रखना सबसे पुराना भरतनाट्यम है और सबसे नया सत्रिया है। सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया, इनकी संख्या 8। 3 क्वेश्चन याद हो गए। अब कौन सा किस राज्य में, वो याद करने का, दो तो याद ही नहीं करना पड़ेगा। मणिपुरी मणिपुर में है, उड़ीसी
में है, ठीक है। और हम बात करेंगे क्षत्रिय, जो कि हमारा सबसे नया है। ये क्या है, याद रखना, सबसे नया है। सबसे नया कौन सा क्षत्रिय है और कहाँ शुरू हुआ, आसाम में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ, आसाम में। तो मणिपुर कहाँ पर है, मणिपुरी में। उड़ीसा कहाँ पर, उड़ीसी, उड़ीसा में है। क्षत्रिय भी जो लेटेस्ट अभी नया खुला है, नया चालू हुआ है, वो आप कहेंगे कहाँ पर है, आसाम में। कथक कहाँ का, याद रखना, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी आ सकता है। कथक कहाँ का, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। तो मणिपुरी, मणिपुरी की। उड़ीसी, उड़ीसी की। क्षत्रिय आसाम की। और हम बात करें कथक, सबसे जो नया था भरतनाट्यम, तमिलनाडु से शुरू हुआ था। भरतनाट्यम तमिलनाडु से शुरू हुआ था। कथकली की बात करेंगे तो याद रखना केरल कथकली, केरल की कथा, कथकली केरल, ऐसे याद रखेंगे आप। कुचिपुड़ी तो याद रखना आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद में मोहिनीअट्टम की बात करेंगे केरल, तो याद रखना केरल के दो हैं, कौन कौन से, एक तो केरल का हमारा कथकली है और मोहिनीअट्टम है, ठीक है। कथकली और क्या है, मोहिनीअट्टम है। तो इनकी संख्या 8 हो गई। एक बार फिर से याद करने का प्रयास करेंगे। क्लासिकल डाया कौन सा, क्षत्रिय सबसे पुराना कौन सा है, तो आप कहेंगे मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। क्षत्रिय कहाँ का, आसाम का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है, आप कहेंगे उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी की बात करेंगे आंध्र प्रदेश का है। कथकली की बात करेंगे केरल। कथक की बात करें उत्तर भारत का है ना। उम्मीद है आपको सारे याद हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए और टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन एसएससी पूछती है, ठीक है। तो हमें वाले हैं, हाँ, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम सीधे उसकी चर्चा करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जितने कवि थे, ठीक है, वो किसके दरबार में आए थे। तो याद रखेंगे कवि, विद्वान या शासक। यहाँ पर लिखेंगे कवि, कौन सा कवि और किसके शासन में आया था, ठीक है। यहाँ पर शासक यानी कि कौन सा कवि किसके शासन काल में आया था उसकी बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कवियों के नाम लिखेंगे और तब तक आपका आंसर आना चाहिए उसके शासक कौन है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हरिसेन की बात करेंगे। पहला व्यक्ति आता है हमारा हरिसेन आता है। दूसरा व्यक्ति हमारे पास आता है कौटिल्य की बात करेंगे, कौटिल्य। हरिसेन की बात करेंगे, कौटिल्य की बात करेंगे। अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष के बाद में बात करेंगे नागार्जुन, नागार्जुन। इसके बाद हम बात करेंगे चरक बाणभट्ट, चरक बाणभट्ट, चरक बाणभट्ट। इसके बाद हम बात करेंगे कालिदास चंद्रवरदई, कालिदास, कालिदास चंद्रवरदई, ठीक है। एक और याद रखना यहाँ पर चंद्रवरदई, चंद्रवरदई। इसमें आपको बताना है कौन के राज्य में आया था, ठीक है। यहाँ पर कौन सा शासक था ये आपको बताना है। इसमें से आपको कई सारे पता होंगे, एक दो हो सकता है आपको ना पता हो। चलिए बात करेंगे हरिसेन, तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। याद रखना हरिसेन कहाँ का था, मतलब किसके दरबार में आया था, समुद्रगुप्त के दरबार में था। कौटिल्य तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। और बच्चे इसके बाद याद रखोगे आप अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, इन तीनों की बात करेंगे तो आप कहेंगे तीनों किसके, कनिष्क के दरबार में आए थे। किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में आए थे, है ना, कनिष्क के दरबार में आए थे। हम बात करेंगे बाणभट्ट या कालिदास की बात करेंगे। अच्छा बताइए बाणभट्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे हर्षवर्धन, किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और कालिदास तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी से कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और लास्ट में आता है आपका क्या, लास्ट में आता है चंद्रवरदई। तो बताइए चंद्रवरदई किसके दरबार में आया था, तो आप कहेंगे चंद्रवरदई आया था पृथ्वीराज चौहान। किसके दरबार में, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी हम याद करने का प्रयास करेंगे और आपको जितना भी आज पढ़ाया जाएगा वो सब क्लास में याद हो जाएगा। देखिए हरिसेन की बात करेंगे तो याद रखना हरिसेन कहाँ किसके दरबार में आए थे, समुद्रगुप्त। याद कैसे करेंगे, आप कहेंगे हरि की बात करेंगे, हरि, हरि की बात करेंगे, हरि माने क्या होता है, ईश्वर। और
वरुण देव भी हमारे क्या ईश्वर है। और समुद्र की बात करें, समुद्र देवता भी यानी कि समुद्र भी क्या है, वरुण देव है। तो आप कहेंगे हरि कहाँ गए, हरि समुद्र में गए। हरि कहाँ गए, समुद्र में गए। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में गेम खेल रहे थे, तो उसमें उनकी जो बॉल चली गई थी, किसमें गई थी, समुद्र में, यानी कि नदी में गई थी। उस नदी को आप समुद्र से रिलेट कर सकते हैं। तो हरि कहाँ गए, तो आप कहेंगे हरि गए कहाँ पर, समुद्र में। तो हरिसेन किसके दरबार में आया था, तो समुद्र गुप्त के दरबार में। कौटिल्य तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कौटिल्य ने ही तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था शासक, ठीक है। इसके बाद में ये तीनों नाम एक साथ याद रखना, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये तीनों किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में तीनों थे, कौन कौन थे, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ठीक है। तो ये तीनों किसके दरबार में थे, तो आप कहेंगे कनिष्क के दरबार में थे। बाणभट्ट की बात करेंगे तो याद रखना हर्षवर्धन, बाणभट्ट की बात करेंगे हर्षवर्धन, ठीक है। तो बाणभट्ट तो याद रखना हर्षवर्धन, ठीक है। इसके बाद कालिदास की बात करें तो याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कालिदास की बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रवर्धय की बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। चंद्रवर्धय की बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसे एक बार हम क्या करेंगे, इससे इसका जो आंसर है उसे इरेज करेंगे, इसके बाद आपसे पूछने का प्रयास करेंगे, आप आंसर देंगे। देखिए इसमें हरि सेन की बात करें बच्चे, याद रखना अभी मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त, ठीक है। आप कहेंगे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आया था। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक की बात करें तो आप कहेंगे कनिष्क के यहाँ था। और बाणभट्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे हर्षवर्धन के यहाँ था। कालिदास की बात करेंगे तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करेंगे। और हम चंद्रवर्धय की बात करेंगे तो बताइए चंद्रवर्धय किसके यहाँ आया था, तो आप कहेंगे ये आया था पृथ्वीराज चौहान। तो ये हमारा था तीसरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, कई सारे टॉपिक देखने वाले हैं और वो देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है शासक और उपाधि, यानी कि जो भारतीय शासक थे इसे कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसे कौन सा टाइटल दिया गया था, उपाधि भी आपसे पूछा जाता है। जैसे बात यहाँ पर आता है नंबर 1, पहले बिंदुसार, बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई थी। और अशोक, समुद्रगुप्त, अशोक, बात करेंगे समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और यहाँ पर द्वितीय, प्रथम द्वितीय, हर्षवर्धन कनिष्क, हर्षवर्धन और कनिष्क, ठीक है। किसे किस नाम से जाना जाता है इसकी हम बात करेंगे। देखो उपाधि की हम बात करेंगे, आपको पता है बिंदुसार को बोलते हैं अमित्र घात, क्या बोलते हैं, अमित्र घात बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अशोक को किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे इसे प्रियदर्शी भी कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं, अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, देव नाम प्रिय भी कहते हैं, देव नाम प्रिय। अभी सारी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। देव नाम प्रिय कहते हैं। समुद्र की हम बात करेंगे तो कृतांत परशु कहते हैं इसे, कृतांत परशु, कृतांत परशु कहते हैं, ठीक है। कृतांत परशु के नाम से इसे जानते हैं। और इसके बाद भी महाराजा इसे बोलते हैं महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज के नाम से जानते हैं। और हम बात करेंगे विक्रमादित्य, शिलादित्य, इन्हें बोलते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। जिनके दरबार में कौन थे, कालिदास थे। और इन्हें शिलादित्य भी कहते हैं, किसे, शिलादित्य कहते हैं, किसे, आप कहेंगे हर्षवर्धन को। और कनिष्क की बात करेंगे इसे देवपुत्र कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, देवपुत्र बोलते हैं। देखिए याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है कि बताइए अमित्र घात किसे कहा जाता है, अमित्र घात किसे कहा जाता है। तो याद रखना अमित्र घात जो है ये बिंदुसार को कहा जाता है। अमित्र घात किसे कहेंगे, बिंदुसार को कहेंगे। अशोक को हम बोलते हैं देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, प्रियदर्शी किसे कहते हैं, जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं, ठीक है।
तो देखिए अशोक की बात करेंगे, अशोक को प्रियदर्शी भी कहते हैं और देव नाम प्रिय भी कहते हैं। जहां पर प्रिय है तो याद रखना अशोक। और हमारे यहाँ अशोक स्तंभ भी तो है। अशोक स्तंभ कैसा लगता है? आप कहेंगे प्रिय लगता है। कैसा आप कहेंगे बिंदुसार कैसा हो जाएगा? बात हो जाएगा। बात हम करेंगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को बोलते हैं कृतांत परशु बोलते हैं। समुद्र को रखना समुद्रगुप्त, समुद्र बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार से हमारे परशुराम की बात करेंगे तो परशु किसकी भांति है? आप कहेंगे समुद्रगुप्त की भांति है। तो इसे कृतांत परशु भी कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे, इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे विक्रमादित्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। और अब बात करेंगे हर्षवर्धन की बात करेंगे, इन्हें शिलादित्य कहते हैं क्योंकि इन्होंने कई शिलाओं का निर्माण कराया था। कनिष्क की बात करेंगे, इन्हें देवपुत्र कहते हैं यानी कि भगवान का बेटा कहते हैं। किसे? कनिष्क। और कनिष्क के यहाँ 3 लोग आए थे, आपको पता है। चरक आया था, नागार्जुन आया था और आप कहेंगे, तो देखिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, एक बार इरेज कर देंगे, इसके बाद आपसे पूछेंगे तो आपका आंसर आएगा। यदि आपने देखा है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले बताइए बिंदुसार को क्या नाम बोलते हैं? तो आप कहेंगे बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? अमित घात कहते हैं। बिंदुसार को अमित घात कहते हैं। हम बात करेंगे अशोक, तो अशोक कैसा है? प्रिय था, यानी कि देव नाम प्रिय था। देव नाम प्रिय था और प्रियदर्शी भी था। देव नाम प्रिय था और प्रियदर्शी था। समुद्र की बात करेंगे, कैसा? परशु जैसा था, कृतांत परशु, यानी कि कृतांत परशु जैसे लिखते हैं समुद्र। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, इन्हें महाराजा धीराज कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। लेकिन अगर सेकंड की बात करेंगे, इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन की बात करेंगे, इन्हें कहा जाता है शिलादित्य, इन्होंने शिलाओं का निर्माण कराया। और कनिष्क की बात करेंगे, इन्हें देवताओं का पुत्र देवपुत्र कहा जाता है। इन्हें किस नाम से जानते हैं? देवपुत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। आप कहेंगे बिंदुसार को बोलते हैं अमित घात, अशोक को बोलते हैं क्या? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहते हैं। समुद्र को बोलेंगे कृतांत परशु कहेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को किस नाम से जानते हैं? महाराजा कहेंगे। सेकंड को विक्रमादित्य कहेंगे। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहते हैं और कनिष्क को देवपुत्र कहते हैं। ठीक है, देवपुत्र कहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। अगला टॉपिक हमारे पास है, आपसे ये भी पूछा जाता है, राजवंश और संस्थापक। राजवंश और संस्थापक, यानी कि किस संस्थापक, किस राजवंश की स्थापना किसने की? ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। चलिए इसकी हम बात कर लेंगे, राजवंश और संस्थापक। तो देखिए, और ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी क्लास में ही। हालांकि उसमें आपको मोस्टली याद होगी, 2-4 नहीं याद होंगी तो वो भी आपको याद हो जाएगी। हर्यक वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। और हम बात करेंगे शुंग वंश, सातवाहन वंश। शुंग वंश, सातवाहन वंश। सातवाहन के बाद में गुप्त वर्धन, गुप्त वंश, वर्धन वंश, वर्धन वंश। इसके बाद में गहरवाल वंश, गहेड़वाल वंश। गहरवाल के बाद में पल्लव राष्ट्रकूट, पल्लव राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट। चलिए इसमें देखेंगे, आप कहेंगे इसमें सबसे पहले हर्यक वंश की बात करेंगे तो इसके कौन थे? एक थे बिंबिसार, बिंबिसार या बिंदुसार। तो याद रखना, बिंदुसार आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बिंबिसार। बिंबिसार किसके थे? तो आप कहेंगे हर्यक वंश। मौर्य वंश की आप तो जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मित्र सुंग, याद रखना, पुष्य मित्र सुंग, मित्र सुंग। और सातवाहन की बात करेंगे तो आप जानते हैं सिमुख। कौन थे इसके? सिमुख थे,
सिमुक, ठीक है। और हम बात करेंगे गुप्त वंश, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इसके बाद में वर्धन की बात करेंगे तो याद रखना पुष्यभूति। पुष्यभूति कौन थे? पुष्यभूति। ये सारी चीजें भी आपको याद हो जाएंगी। गढ़वाल की बात करेंगे तो याद रखना चंद्रदेव। चंद्रदेव, चंद्रदेव। पल्लव की बात करेंगे तो याद रखना पल्लव के कौन थे? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। और इसके बाद राष्ट्रकूट की बात करें दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे राजवंश संस्थापक। आपसे पूछा जाता है किस राजवंश की संस्थापक कौन है, तो याद रखना हर्यक वंश की बात करेंगे तो बिंबिसारी से आप कैसे याद करेंगे? हर्यक वंश। हर एक चीज को आपको कैसे? बिंबिसार, यानी कि हर एक चीज को आपको सार पूर्वक यानी अच्छे ढंग से तरीके से आपको देखना चाहिए। तो हर्यक वंश यानी कि हर एक चीज को आपको पढ़ना है तो उसका पहले सार जानो, पहले उसका सार जानो। तो आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। मौर्य वंश की बात करें तो ये तो आपको पता है कौटिल्य ने खड़ा किया था, किसे? गुप्त मौर्य को। बात करेंगे शुंग वंश तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग। शुंग में पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। बात करेंगे सातवाहन, याद रखना सिमुक। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सात सिमुक, सात वंश तो आगे सिमुक होंगे, ठीक है। गुप्त की बात करें, बहुत पूछा जाता है। श्रीगुप्त याद रखना गुप्त, गुप्त श्रीगुप्त। गुप्त के पहले श्री आपको लगा देना है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएंगे। वर्धन की बात करें तो याद रखना पुष्यभूति। वर्धन की बात करेंगे पुष्यभूति याद रखना है। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। गहड़वाल की बात करेंगे चंद्रदेव। गहड़, इसमें आपको ऐसे समझ सकते हैं गहड़ लिखा है तो ग्रहण आप समझेंगे, और ग्रहण किस पे लगता है? चंद्र देवता पे लगता है, तो चंद्रदेव हो जाएंगे। और पल्लव की बात करेंगे तो याद रखना सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंधु विष्णु थे। क्या होगी? प्रोग्रेस होगी, दूर दूर उसकी चर्चाएं होती है। तो याद रखना राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। एक बार और देखेंगे हर्यक वंश बिंबिसार, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन सिमुक, गुप्त श्रीगुप्त, वर्धन पुष्यभूति, वर्धन पुष्यभूति, गहड़वाल चंद्रदेव, पल्लव सिंह विष्णु, और राष्ट्रकूट की बात करेंगे दंती दुर्ग, ठीक है। एक बार आप इसे बताने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर भरने का प्रयास करेंगे और आपको देखो यहाँ पर आपको याद भी हो रहा है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। आप कहेंगे हर्यक वंश, हर एक चीज को हमें सार पूर्वक पढ़ना चाहिए। बिंबिसार हो जाएगा। मौर्य वंश की बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। शुंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। सातवाहन की बात करेंगे सिमुक हो जाएगा। गुप्त वंश की बात करेंगे श्रीगुप्त हो जाएगा। वर्धन की बात करेंगे तो आप कहेंगे पुष्यभूति हो जाएगा। गहड़वाल की बात करेंगे चंद्रदेव। पल्लव की बात करेंगे तो आप कहेंगे विष्णु, ठीक है। राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो आप कहेंगे दंती दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे दंती दुर्ग हो जाएगा। ये था हमारा 5वां टॉपिक। तो अब तक मैंने आपको 5 टॉपिक बताए, ठीक है। उम्मीद है आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अब तक जितना भी मैंने आपको बताया वो याद भी हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हम देखेंगे हाँ कुछ देख लेते हैं, ठीक है। बाबरनामा, हुमायूंनामा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा। इसके बाद में हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा। इसके बाद में हम बात करेंगे अकबरनामा, 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 ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे तो याद रखना बाबरनामा किसने लिखा? आप कहेंगे बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था।
किसने लिखा था? खुद बाबर ने लिखा था। और हुमायूं नामा याद रखना, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखा था। और हम बात करेंगे अकबर नामा किसने लिखा था? जो के जहांगीरी, तो जहांगीर ही ने लिखा था। किसने लिखा था? खुद लिखा था। और बताइए अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। याद रखना, बाबर नामा खुद बाबर ने लिखा, जहांगीरी खुद जहांगीर लिखते हैं, और हुमायूं की बात करेंगे गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर की बात करेंगे, अकबर नामा किसने लिखा था? तो आप कहेंगे अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था। ये आसान थे, आपको याद भी होंगे। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पूछेंगे आपसे, ये भी बच्चे पूछा जाता है कि मुगल बादशाह और मकबरा, किस बादशाह का मकबरा कहाँ पर है? ठीक है, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह और इनके मकबरे कहाँ पर है? तो आपसे मकबरे भी पूछे जाते हैं, तो इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मकबरे की भी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी सबके नाम यहाँ पर लिखे गए। शाहजहां, लास्ट में औरंगजेब, औरंगजेब। इसमें से आपसे पूछा जाता है किसका मकबरा कहाँ पर है? ठीक है, तो बाबर का कहाँ पर, याद रखना, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बाबर का काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल, जो कि अफगानिस्तान है। बाबर का कहाँ पर है? आप कहेंगे काबुल में है। हुमायूं की बात करें बच्चे, याद रखना, दिल्ली में है। हुमायूं की बात करेंगे, दिल्ली में है। और अकबर तो आप जानते हैं सिकंदरा में है। अकबर कहाँ पर? सिकंदरा में पड़ता है इसका। और हम बात करेंगे जहांगीर की बात करेंगे तो याद रखना, लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में है। ठीक है, और हम बात करेंगे शाहजहां की बात करें तो इसका तो कहाँ पर है? आगरा में ही है, आगरा में है। और हम बात करेंगे लास्ट में औरंगाबाद में, किसका है? औरंगजेब। तो औरंगजेब का कहाँ पर है? आप कहेंगे औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। ठीक है, यहाँ पर एक और याद रखना, शाह सूरी का भी पूछा जाता है। शेर शाह सूरी आपको याद रखना है। शेर शाह सूरी का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आएगा सासाराम, बिहार में। सासाराम, बिहार में इसका पड़ता है। ठीक है, चलिए ये एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे याद रखना, बाबर की बात करें, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में है। हुमायूं की बात करेंगे, दिल्ली में है। अकबर की बात करेंगे, आगरा यानी सिकंदरा में है। और जहांगीर की बात करेंगे, लाहौर में है। शाहजहां की बात करेंगे तो आगरा में है। और औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगाबाद में है। शेर शाह सूरी की बात करेंगे, सासाराम, बिहार में। इसमें दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो मकबरा है भारत के बाहर बना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर बना? तो याद रखना, बाबर और किसका? बाबर और इसका जहांगीर का। किसका? बाबर और जहांगीर। याद रखना, इन दोनों को कहां पर है? भारत के बाहर है। तो एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले बाबर, बाबर का मकबरा कहां पर है? तो आप कहेंगे ये काबुल में है। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, दिल्ली में है। हालांकि मैंने एक ट्रिक बताई थी, बाब हुमा बर जाए जहां जेब। इनकी ये ट्रिक है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, तो पहले बाबर आए थे। बाबर का मकबरा कहां पर है? आप कहेंगे काबुल में है। उसके बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं को कहां पर है? दिल्ली में है। अकबर आते हैं, अकबर का कहाँ है? सिकंदराबाद में है। शाहजहां की बात करें, इनका भी आगरा में है। और हम बात करेंगे जहांगीर की तो याद रखेंगे लाहौर में है। और इसके बाद औरंगजेब की बात करेंगे दौलताबाद यानी कि औरंगाबाद में। सासाराम की बात यानी कि सासाराम में किसका है? तो याद रखना, ये है हमारा शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी का कहाँ है? सासाराम, बिहार में। आज मैंने कई सारे टॉपिक आपको बताए, कई सारे टॉपिक। ठीक है, और स्टैटिक जीके में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको इस स्टैटिक जीके में ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उससे मेन मेन जो टॉपिक होंगे वो निकाल करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप रीजनिंग और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास के बारे में बताएंगे तो इसका दूसरा पार्ट जरूर मिलेगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। अगर आपके कमेंट आएंगे तो इस पर सोचा जाएगा और इस पर और भी क्लास दी जाएगी। जैसे मेरी नज़र में है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी करा दिए जाए, क्योंकि आपको पता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आप अपनी राय देंगे, इसके बाद में आपका भी कोई सजेशन होगा कि कौन सा टॉपिक के माध्यम से करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा
उसके अकॉर्डिंग क्लास फिर से हमारी आएगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो ये 4-5 दिन, जब तक आपका एग्ज़ाम 10 तारीख से, तब तक इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।